ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजे हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। कांग्रेस को खुश होने की वजह मिल गई यहाँ पर जो अभी तक अपडेट मिल रहा है, आपको बता दें बड़ी खबर आ गई है, सीधा रुख उसका कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, बड़ी खबर। यूपी नगर निगम में बीजेपी आगे, 17 सीटों में 15 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, जिसमें सहारनपुर नगर निगम में बीएसपी आगे है। मेरठ नगर निगम में जो सीट है वो दरअसल एआईएमआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नगर पालिका में बीजेपी 96 सीटों पर इस वक्त आगे नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी नगर पंचायत बीजेपी 64 सीटों पर आगे। गाजियाबाद मेयर चुनाव की बात करें तो बीजेपी की बड़ी बढ़त वहां पर नजर आ रही है। बीजेपी की सुनीता दयाल 93,408 मतों से आगे चल रही हैं। और वाराणसी नगर निगम में बात की जाए तो बीजेपी 18,000 वोट से आगे चल रही है, जबकि बरेली मेयर पद पर बीजेपी 48,000 वोट से आगे होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए कहां पर कितनी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है और कितने मार्जिन से जीत मिल रही है, वो भी आपको हर अपडेट के साथ बता रहे हैं। इसके अलावा 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल 409 मतों से इस वक्त आगे चल रही है। तो निकाय चुनाव में क्या कुछ इस वक्त स्थितियां चल रही है वो आपको लगातार बता रहे हैं। कर्नाटक के साथ साथ उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये बताने के लिए रेशु त्यागी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। रेशु, उत्तर प्रदेश में लग रहा है निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए सब कुछ चंगा है। बिल्कुल सही आपने कहा पूजा, बीजेपी के लिए सब कुछ चंगा है और चंगा होने की वजह भी है क्योंकि बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में जी तोड़ मेहनत भी की है। आपने देखा भी कि हर बूथ पर बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो जाते हुए नजर आए थे और इस चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। मेरठ की, जैसे कि अभी आप बात कर रही थी कि मेरठ में अगर बात करें तो ओबीसी की जो पार्टी है उसकी जो पतंग है वो मेरठ में ऊंची उड़ान भर रही है। गाजियाबाद की आपने बात की तो गाजियाबाद से बीजेपी की सुनीता दयाल आगे चल रही है। 3 शहरों का हाल तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं, लेकिन अब मैं आपको आगरा, काशी और मथुरा की क्या स्थिति है जरा उसके बारे में भी अपडेट करना चाहती हूं। ताज नगरी आगरा में बड़ा उलटफेर देखिए पूजा इस बार देखने को मिल रहा है। आगरा नगर निगम बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ महापौर पद के लिए 4 चरणों की मतगणना पूरी हो चुकी है। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर लता वाल्मीकि 22,000 वोटों से आगे चल रही है। इसके साथ ही बीजेपी की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर को उन्होंने पीछे छोड़ रखा है। यहाँ पार्षद के परिणामों में भी बसपा बीजेपी से 3 से 1 से आगे चल रही है। इसके साथ ही यहाँ मेयर पद के 10 दावेदार मैदान में थे। वहीं 100 वार्डों के करीब 50 सीटों पर बसपा बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर इस दौरान देखने को मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पहले बीजेपी के नवीन जैन महापौर थे, सीट इस बार जो है वो आरक्षित हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें काशी को लेकर, सुनील बराला जी हमारे साथ राज्य मंत्री जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। सुनील जी बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ कहेंगे जो नतीजे इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं निकाय चुनाव के? निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णायक बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस है और भाजपा का जो विकास का मुद्दा, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रकार की एक उनकी शैली और उन्होंने कानून का राज जो, बस यहीं रोक लो ना, कहा है कानून, तुम उतर लो, कानून का राज जो लागू किया है, उस कानून के राज को भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसको अभूतपूर्व समर्थन दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूं और बहुत ही उनको हृदय से कि पूरी तीसरे जो इंजन की सरकार बनाई है भाजपा। आगरा में स्थिति सही नहीं चल रही है शायद। बिल्कुल आगरा में भी जीत जाएंगे, अभी तो मतगणना के कई राउंड बचे हैं, आगरा भी जीत जाएंगे, उसके कई राउंड बचे हैं अभी। बिल्कुल, लेकिन हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इस दौरान आगरा आपके है, हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है आगरा। नहीं, आगरा भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जो है ऐसा निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि बढ़त और भी मजबूत बढ़त बढ़ेगी पार्टी की विजय। सुनील जी बिल्कुल, सुनील जी आप आश्वस्त हैं, आगे भी जो सीटें इस वक्त पिछड़ रही हैं वो भी लग रहा है कि आप जीतते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ लग रहा है मुद्दे जनता ने निभाए, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव ये सब लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल ही यहाँ पर चुनाव होते हैं।
क्या लग रहा है कौन से मुद्दों को लेकर जनता ने बीजेपी का साथ वहां पर दिया है, चाहे बुलडोजर की बात करें या फिर गुंडागर्दी या अपराध खात्मा, क्या वहां पर मुख्य मुद्दे रहे हैं? सुनील जी, आवाज मिल रही है? रेशु, बिल्कुल, मैं इससे पहले रविंद्र काशी को लेकर बात कर रही थी। तो देखिए, काशी विश्वनाथ की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। इस बार वाराणसी नगर निगम का एरिया बड़ा हो गया है क्योंकि रामनगर नगर पालिका को उसमें देखिए रविंद्र, आप जानते हैं कि शामिल किया गया है। यहाँ बीजेपी के अशोक तिवारी बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि उन्हें सपा के ओम प्रकाश सिंह से मजबूत टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं वार्ड में कांग्रेस भी 100 में से 10 सीटों पर इस दौरान बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस कहीं है कि बढ़त बनाए हुए है। यहाँ मेयर पद के 11 और 100 वार्ड में पार्षद पद के 637 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो ये तो बात हुई आगरा की, काशी की, और इसके बाद आते हैं अब कृष्ण की, यानी कि कन्हैया की नगरी मथुरा के बारे में बात करते हैं। क्योंकि मथुरा और वृंदावन की देखिए अगर रविंद्र और पूजा बात की जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भगवा लहर जो है वो चल रही है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल फिलहाल 42,000 से ज्यादा अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, 8वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ मेयर पद के लिए 8 दावेदार मैदान में है और 70 वार्ड के लिए 399 पार्षद प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ सपा ने तुलसीराम शर्मा, बसपा ने अहमद और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने राजकुमार रावत को मेयर प्रत्याशी बनाया था। आपको ये भी बता दें कि मथुरा वृंदावन को 2017 में ही नगर निगम बनाया गया था। यहाँ इस के बारे में अगर बात करें तो कह सकते हैं मथुरा वृंदावन को लेकर कि भगवा लहर यहाँ पर नजर आ रही है। पूजा, तो बड़ी खबर है ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂತ ಈ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಜನ ತಾವಾಗೆ ಎದ್ದು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಡಜನ್ ಗಂಟಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ ಮೆನ್ ಪವರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಗೆದ್ದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत स्पष्ट हो चुकी है। 128 पर बढ़त, 3 सीटों के नतीजे आ चुके हैं रुझान के बाद, जिसमें कांग्रेस को जीत मिल चुकी है। कितने मार्जिन से मिली, क्या कुछ वोटों में अंतर रहा, वो भी आपको अपडेट के साथ बताएंगे। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। सीटों का नतीजा आना शुरू हो गया है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा चुकी है, जिसमें 128 पर कांग्रेस बढ़त लगातार बनाई हुई है। हालांकि पहले सुबह हम देख रहे थे कुछ फ्लक्चुएशन नजर आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होती जा रही है, तस्वीर पूरी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक चुनावों को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस 3 सीटें जीत चुकी है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। चर्चा उन्हीं से, कर्नाटक चुनावों को लेकर, मुद्दों से लेकर, क्या कुछ हार और जीत के नतीजे क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ 2024 की तस्वीर आखिरकार क्या बता रही है। बीजेपी से हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी जी कार्यक्रम में आपका। विक्रम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं एक बार फिर से।
3 सीटों पर जीत स्पष्ट हो गई है कांग्रेस की। और जिस तरह से कांग्रेस तस्वीरें भी बयां करना बड़ा जरूरी है, मिठाई से लेकर होली दिवाली, आज कांग्रेस दफ्तर में सब कुछ मनाई जा रही है और बड़े लंबे अरसे बाद ऐसी तस्वीरें कांग्रेस से मिल रही है देखने को। देखिए, कांग्रेस का ये जो विक्ट्री बताई जा रही है, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि जीतेंगे। जो सिद्धारामैया जी ने हिंदू न्यूज़पेपर में जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया कि 140 तो पक्का है। मुझे नहीं लगा था कि 140 जीत पाएंगे, पर 130 प्लस, वो लैंडस्लाइड भी नहीं बोला जाता, पर जस्ट ओवर द हाफ वे मार्क प्लस अबाउट 10-20 सीट्स, ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। बट हाउ डज इट ट्रांसलेट नेशन वाइड? 24 के लिए वो बहुत दूर है, 24 बहुत दूर है। वी कैन नॉट कंपेयर, वी कैन नॉट एक्सट्रापोलेट। ठीक, अश्विनी जी, कांग्रेस तो गदगद है, लेकिन बीजेपी इस हार को कैसे देख रही है? स्वीकार कर चुके हैं क्या जो भी खामियां रही, जो भी कमियां रही, उस पर वर्कआउट करने की, उस पर होमवर्क करने की आवश्यकता है? उसकी तैयारी क्या शुरू कर दी गई है? क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है हार हो या जीत, चुनावी मोड में हमेशा तैयार रहते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने एक कविता लिखी थी, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में। तो हम लोग जो है, जीत हो हार हो, जज्बे के साथ काम करते हैं। इस देश में पार्टी हमारी हर जगह जाती है, वहाँ के विकास के लिए काम करती है, वहाँ के लोगों के लिए काम करती है, जनता के बीच में उनके चीजों को हम लेकर जाते हैं। अब ये लोकतंत्र है, जनता हमको स्वीकार करे, आशीर्वाद दे या न दे। तो ऐसा आज कर्नाटक में जो रुझान अभी तक बता रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, तो अच्छी चीज है। हम रत्नेश जी यहाँ बैठे हैं, इनको इस रुझान का जो है साधुवाद देता हूँ मैं। और अगर हार मिलती है हमको, तो इसको भी हम स्वीकार करेंगे। किसी प्लान बी की तैयारी में तो नहीं है अश्विनी जी? क्योंकि हार तो पहले भी मिली थी, लेकिन कैसे तब्दील किया गया फिर उसको देखा सबने। देखिए, वो चीजें अलग होती हैं। आप 131 ये जीत रहे हैं, अगर इनके 50 लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम उतने से संतोष में हैं, जनता जितना हमको साथ नहीं, पूजा जी ने बोला कि हमेशा बीजेपी एक्टिव रहती है, तो पूजा जी जानना चाह रही है प्लान बी तैयार है आपका कि नहीं है? रमेश जी, हमारे पास ABCD से लेकर Z तक प्लान तैयार रहता है और रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस भी तैयार है। देखिए, चौपर्स तैयार हैं, सारे गेस्ट हाउस, सब रिजॉर्ट्स तैयार कर लिए गए हैं, विधायकों को जल्द से जल्द बुला लिया गया है। एक लाइन जो है, नहीं पूजा जी, एक लाइन, हृदय परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा इस बार। थोड़ा सा एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि अभी तक पूरे देश में जो चुनाव हुए, और कहीं भी, चाहे गुजरात हो, ये लोग हारे, उत्तर प्रदेश हारे, कांग्रेस या हमारे जो विरोधी दल के लोग, तो अभी तक तो चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फूटता था, ईवीएम पर लोकतंत्र की हत्या होती थी। लेकिन कर्नाटक में न लोकतंत्र की हत्या हुई आज, न ईवीएम पर सवाल उठा। मुख्य नहीं, उत्तर प्रदेश में इसके लिए तो फिर हमें कोर्ट के कुछ चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक चुनाव परिणाम पर अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी वहां पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतकाल शुरू, भाजपा पर बड़ा प्रहार करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। झूठ की राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। बिल्कुल, लेकिन देखना होगा कि निकाय चुनाव में वो कहां पर ठहरते हैं। भले ही वो ये कांग्रेस की जीत से उत्साहित नजर आ रहे हों, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश है भले ही कह रहे हो, लेकिन उनको ये भी देखना होगा कि वो कहां पर खड़े हैं, क्योंकि उनके लिए एग्जिस्टेंस का एक बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में। और ये बात हम समझना भी चाहेंगे। विपिन जी, आपसे थोड़ा सा निकाय चुनाव पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि चूंकि 4 दल हैं बड़े, और चारों के ऊपर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, चारों को अगर हम देखें तो टक्कर अभी एसपी बीजेपी के बीच है। ये बाकी जो 2 दल है, क्या अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं और कहां ठहरते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमेशा से एक कास्ट पोलराइजेशन रहा। जब भी इलेक्शन हुए, मैंने पहले भी कहा कि कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे और बाबरी मस्जिद गिरी, उस वक्त के उसके बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी चुनाव हार गई और बीएसपी और समाजवादी पार्टी का अलायंस चुनाव जीत गया, क्योंकि दलित और यादव और मुस्लिम ये गठजोड़ जो है चुनाव जीतने के लिए काफी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पर मोदी के रिजीम में, वहां पे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और जो बहुत बड़े पैमाने पर जारी है। इधर मायावती का कमजोर पड़ने से जो दलित वोट था, जो दलित तबका था, वो काफी अच्छे पैमाने पर वो बीजेपी के साथ जुड़ गया।
लेकिन यही अखिलेश के साथ यही कहाँ नहीं, तक मुलायम सिंह यादव के बाद ठीक है, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जस्टिस के श्रीधर राव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व जज कर्नाटक हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत है के श्रीधर राव जी आपका। विक्रम जी, क्या कुछ सवाल? Hi, Justice Rao. We were looking at a hung house, but the Congress is keeping helicopters and resorts ready. But do you think? No, that it is not audible. am I not audible? It is not audible. Am I not audible? No, it's very weak. The voice is very weak. Repeat your question. Okay. The question, sir, can you hear me now? Yes. Is the Supreme Court judgment on the Maharashtra verdict has specified the role of the governor and the speaker. Now, after the Karnataka, it is heading towards the result right now, and the Congress is shepherding its MLAs. In the case of a post-poll government formation, how will the parties have to work along to stay within the right side of the law? No, it's purely the question is a political question. Yes. As far as Maharashtra government case is concerned, I see 3 noticeable incorrect aspects in the judgment. Okay. Okay. Do you hear me? Yes, I do. Do you hear me? I can the hear one you. aspect is, they say that Uddhav Thackeray had not resigned. Yeah. They could have, status quo ante order could have been passed. That is restoring the chief ministership to Yes. Uddhav Thackeray. I think that was wrong. That was wrong. Incorrect observation. Okay. Because he was bound to have held a trust vote. If he had won the trust vote, the question of case coming up to Supreme Court does not arise. Exist, yes. If he had lost, the Supreme Court could not have helped him Yes. to restore his chief minister if he has lost majority in the House. Yes. So in either way, in either case, the matter would not have come to Supreme Court and the matter could have found finality in the legislature itself, Maharashtra legislature itself. But the governor's Another role. thing, the other thing, and the governor's role. Governor's role, I think, in my opinion, it becomes purely academic because Hello. they are conducted. The fact that the Chief Minister Uddhav Thackeray resigns, Yes. it means it justifies the opinion of the governor for seeking the trust vote, for direction to seek the trust vote. If he had not received, he should have held the trust vote, gone for the trust vote. Yes. That he does not do. Okay. So the fact that he remains, an inference is to be drawn that he did not enjoy the majority of the House, Okay. the trust of the House. That is why he resigned. Okay. How do you explain that resignation then? Yeah. The speaker's role is also. Yes. And another thing, Yes. even Nibam Rabia case, Yes. the Supreme Court holds that that is irrelevant for consideration in this case. Yes. But yet, they refer the case to the larger bench. Yes. When the Nibam Rabia issue is not the issue in the this case, yes. list, then how can the matter be referred to a larger bench when it is not an issue in the case? That's also incorrect observations, the reference made to the larger bench. Yes. So these are the 3 things I feel. Yes. In the federal setup, the center-state relations have been a topic of discussion, and the same day as the Maharashtra judgment, there was this. No, horse trading is concerned, that is happening everywhere. See, irrespective of the party, whether it's a ruling party or opposition party, they always indulge in horse trading. Yeah. The ideology and all have now failed significance now. It is only the power. Yes. Whoever grabs the power, they will be the winner and they will rule the state or the nation. This is how the situation now has developed. So does it look So, like question of- political parties are immune to the law? Immune to the law, definitely, because the another issue is, dicey issue in this case is whether it is a split or a dissent in the party itself of Shiv Sena. Okay. That's a dicey issue. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Because they did not go out of Sorry. they did not declare any split or did not resign or did not move to any other party. Okay. Okay. Thank you very much, Justice Rao. Thank you very much. बिल्कुल विक्रम जी। लेकिन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें इन्होंने जो कही कि महाराष्ट्र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे ये जरूर हो गया है कि अगर कोई डिफेक्शन की कोशिश की गई कर्नाटक में या किसी भी और स्टेट में तो वहां जो है ये जो जजमेंट है अप्लाई होगी। अगर वो रिजाइन नहीं करता चीफ मिनिस्टर
तो आपको जो है उस डिफेक्शन को लीगलाइज करना स्पीकर के लिए वो आसान नहीं होगा। तो ये एक सबक जरूर है कि अब कोई भी नई सरकार बनेगी, कर्नाटक में अगर कोई कोशिश होगी तो वो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल जरूर होगा। गाइडलाइन लग गई है। गाइडलाइन है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में वो रिजाइन नहीं करता तो वो दोबारा सीएम हो सकते थे, और गवर्नर को भी लगाम लग गई है। तो ये जरूर हुआ कि नई जो सरकार बनेगी, अपोजिशन के जो नॉन बीजेपी सरकार होंगी, उनको बड़ी राहत मिली होगी जजमेंट से। अश्विनी जी, आपके लिए भी एक संदेश है ये। देखिए, संदेश तो रविंद्र जी है, संदेश तो सबके लिए रहता है, और जब जागो तब सवेरा होता है। हिंदुस्तान का इतिहास है कि पहली चुनी हुई सरकार केरल में जो है जवाहरलाल नेहरू के समय में 356 का दुरुपयोग करके गिराई गई। नंबूदरी-पात तो पहला, उसके बाद कितनी सरकारें, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने 356 का प्रयोग करके गिराया। बाबरी मस्जिद कांड की बात अभी हुई है, बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार तो बर्खास्त की गई, हिमाचल और राजस्थान 4 सरकारें बर्खास्त की गई थी। ये एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल होता अश्विनी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को रोक देती तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता, और मुझे लगता है कि आपको कोई बैकफुट पर ले भी नहीं जाता अगर सबक लेती, अगर सबक लेते। लेकिन अगर आप ये कहें कि उन्होंने ऐसा किया हम भी करेंगे, तो हम भी ऐसा करेंगे, या उनके दामन के दाग से मेरे दामन के दाग ज्यादा बेहतर है, तो मुझे लगता है फिर तो ये सवाल है। रविंद्र जी, मैंने ये नहीं कहा कि वो करेंगे तो हम करेंगे, मैंने ये कहा कि आज ये सब चीजें सबको नजर आ रही हैं। ये चीजें उस समय नजर नहीं आ रही थी, तो आज ठीक है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, मगर भारतीय संविधान के हिसाब से जो विधायिका में जो चीजें हैं, जो नीति निर्धारण हुआ है, चीजें कानून बनते हैं। सारे चुनाव में जिस तरीके से घिनौने तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नापाक इरादे लेकर मीडिया वालों को इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना चाहते थे, आप सोच सकते कि मैडम सोनिया गांधी जी को ये आतंकवादी साबित करने की कोशिश की। ये नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए हर संभव प्रयास मोदी जी और उनके साथ साथ उनके पार्टी किए तो हैं, लेकिन आम लोग सारे बर्खास्त कर दिए हैं। तो मोदी जी, यू हैव बीन डिस्क्वालिफाइड इन कर्नाटक। आम लोगों की यही बदला होते हैं, क्योंकि बेवजह हमारे नेता राहुल गांधी जी को आपने डिस्क्वालीफाई किए थे, घर से निकाल दिया थे। जिस परिवार की दो प्रधानमंत्री शहीद हुए थे देश के लिए, उन परिवार की हमारे नेता राहुल गांधी को घर से निकाल दिया आपने। आम लोग आपको जवाब दे चुके हैं, ये जवाब लेकर आराम से आप नींद की गोली खा के सो जाइए। चलिए, तो प्रतिक्रियाएं जो आ रही वो हम बता रहे हैं। इस बीच अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक जो बात कही, एक छोटा सा हम इस पर डिस्कशन करेंगे। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे चर्चा। स्टीफन डेविड जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। क्या कुछ विक्रम जी इनसे सवाल? Stephen, now the picture is clear, is it? Hello. Hello, can you hear me? I can hear you. So is the picture much clearer now? Yes. Now it is beyond any doubt. Okay. That they have actually got the victory, because this is an expected from the Congress side, because they knew there will be an anti-incumbency factor, but also because it showed the failure of the present regime. Okay. And so they have reaped the rewards of the failure of the present regime. Hello, I'm here. Yeah. So, who's the chief minister then? I have a feeling they may actually give it to D.K. Shivakumar. Okay. In his thank you message today, he actually wept today. He kept thanking both the Congress president and all the senior Gandhi leaders. In fact, he even mentioned that Sonia Gandhi visited him when he was in jail. So this will this create unrest? My prediction is, the Gandhi family may reward him with the post. Okay. Will this? Sidram has already served a term, in 2017. So will this cause unrest within the party?
No, I don't think so, because Okay. right now the Congress party has somehow helped in getting these two together. Okay. The only challenge for Shiv Kumar is, though he's a great organizational leader, he's very good in organizing, but the only, let's say the disadvantage is he does not know how to get all the MLAs together. That is the challenge. Okay. Whereas Siddaramaiah has the support of all the MLAs. He knows how to keep the flock together. Flock together. But Shiv Kumar's strength is organization. The very fact that he can mobilize resources, people. So that is a strength. But I have a feeling if the Congress Gandhi family takes a call, Okay. they will surely give him the post. That So- is my personal feeling. In the BJP realm of things, what happens to Yediyurappa now? He retires. Oh, Yediyurappa will be laughing. He'll say, "Look, I told you so." He must be a very happy person, huh? He'll be internally, he'll be very relieved man, because he said, he kept on telling we will come to power with all the numbers, because he wanted to ensure that his son was taken care. Yeah. So see, now that he's happy that although one son is already an MP, now he's got Vijayendra as an MLA. And Yediyurappa has a very good equation with all the political leaders, whichever party. True. So his personal equation with Siddaramaiah, Shivakumar, Devegowda, it's very, very good. Okay. So on a personal level, Yediyurappa does not lose anything. In fact, his stature will grow now. Okay. So what His happens to stature- the Janata Dal secular now? It has No, stayed. they have always been happy to play the second fiddle. Okay. They're happy with their number. And though, one of the things is, for example, in Hassan, they ensured that the BJP incumbent MLA lost. And Kumaraswamy's choice, he won. Though Kumaraswamy's son lost in Ramanagara. Yeah. But at least it shows that Kumaraswamy is still relevant. Okay. Hassan seat, for example, they've got back. So they are very strong in their own area. So They were expecting a win in Ramanagaram, yeah. but that went to a minority candidate. But Ramanagaram was advantage Congress. But JDS will continue to be relevant in that particular In the region. particular belt, yeah. Old, what you call old Mysore region. Now Shettar shifted parties. He couldn't convince the voters to vote for him. What about him? Yeah. That was, if he had given a little more time for him, he would have mobilized. Okay. Because personally, he has a good name within that community constituency. Okay. But I think had he been given some time, the Congress would have helped him to actually get those numbers. So what are your three big takeaways from this election? Come again, I lost you. What are your three big takeaways from this election? Three takeaways. Number one takeaway is the Bharat Jodo Yatra of Rahul Gandhi really worked Okay. for the party. That's number one. Okay. Number two, the failure of the regional leader of the BJP. party, the BJP, that is number two. So no amount of central leader coming and canvassing is going to help you. As long as you have a state leader, he's going to ensure the victory. So that's number two takeaway. Number three takeaway is, the voters are very, 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 very careful. If you don't deliver, you can get White House president to come, you can get the Chinese leader to come, it doesn't matter. The third takeaway is every voter in the state is very, very shrewd. If you are not going to perform, he's going to take you, send you back to where you belong. So I think that's my three takeaways. On that note, thank you, Stephen. ठीक, चलिए लगातार चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।